हेलो बच्चों, आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश शासन या साम्राज्यवाद। पहले बच्चों साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। सर, साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब ये है बच्चों कि अपना एरिया, अपना क्षेत्र और बढ़ाना, अपने साम्राज्य यानी कि सम्राट जिसका राज्य है उस राज्य को और बढ़ाना। दोस्तों, साम्राज्यवाद से आप और भी अच्छे से समझ जाओगे, जैसे कि जातिवाद। जातिवाद क्या होता है कि अपनी अपनी जाति को बढ़ाना। मैं कहूँ धर्मवाद, तो धर्मवाद में क्या होता है कि अपने अपने धर्म को विस्तार करना। ऐसे ही अगर हम क्षेत्रवाद कहें तो क्षेत्रवाद का मतलब अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना, किसी भी तरीके से बढ़ाना, वो साम्राज्यवाद होगा। और इस साम्राज्यवाद जैसे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद है देश की प्रति संपूर्ण सच्ची भावना, वो होता है राष्ट्रवाद। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भारत में ब्रिटिश शासन या साम्राज्यवाद कब और कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं यूरोप महाद्वीप की। आपको पता है कि महाद्वीप टोटल कितने हैं, वो हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी हम बात करेंगे। तो महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट आपको पता है कि कितने महाद्वीप हैं। एक बार महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ये हमारे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में एक महाद्वीप है यूरोप, और एशिया महाद्वीप में स्थित हमारा भारत। भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ कोई सोना ही सोना था। सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की जो भरमार थी वो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर भारत में बहुत मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का यूज होता था, और इन संसाधनों के बलबूते हम बहुत रिच कंट्री में बिलोंग करते थे। आज हमारी कंट्री विकासशील है, लेकिन अगर प्राचीन भारत की बात करें तो हम विकासशील नहीं, विकसित थे, डेवलप्ड कंट्री हुआ करती थी। दोस्तों, यूरोप से आने वाले देश जैसे कि बात करें पुर्तगाल की, मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं कि व्यापार तो पहले भी होता रहा था। तुर्की के तुर्की स्वेज नहर के पास वाले एरिया से हमारे देश में व्यापार करने के लिए यूरोप से तो देश आते रहे थे व्यापारी। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के वहां पर यूरोप और तुर्की के बीच में जो देश पड़ जाता था एशिया और उसके बीच में, वहां पर यूरोपियन व्यापारियों के साथ लूट मार की जाती थी, उनको लूट लिया जाता था। और यूरोपियन व्यापारी बड़े परेशान हो चुके थे, क्योंकि भारत यानी कि पूर्व की तरफ जितने भी देश थे उन देशों में अपार मात्रा में भंडार था, प्राकृतिक संसाधन था। अब हुआ क्या कि लोग बेचैन थे कि भाई पूर्व के देशों में व्यापार कैसे किया जाए, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, बहुत सारे ऐसे देश थे, ऐसे क्षेत्र थे जो वहां पर इनको वहां से क्रॉस नहीं होने देते। तो पुर्तगाल का एक नाविक हुआ जिसका नाम वास्को डी गामा। इसने भारत की खोजने की, कई आप कहें कि भारत की खोज की, इसने जल मार्ग की खोज की भारत पहुंचने के लिए। तो जल मार्ग की खोज करने वाला पहला नाविक वास्को डी गामा हुआ 1498 में, 1498 जो आया। प्यारे बच्चों, बात ये नहीं है कि ये आया, ये वापिस भी चला गया।
महज कुछ से 1-2 साल के अंदर ये वापिस चला गया और 1502 में ये फिर लौटा। 1502 में आने के बाद 1509 तक प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुजरात से लगते तटीय क्षेत्रों पर इन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया। यानी पुर्तगाल ने तो 7 सालों के अंदर ही गुजरात से लगते क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1498 की बात है। इसके बाद स्पेनिश, फ्रांसीसी, बहुत सारे लगभग 5 कंट्री जो हैं, अगर हम ये कहें कि भाई हमारे यहाँ ब्रिटिश तो ये 4थे नंबर की कंपनी थी जो हमारे यहाँ आने वाली थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि पुर्तगाल और स्पेन, ये जो यूरोप के देश थे, ये इंग्लैंड से काफी एडवांस थे। अब ये जो देश थे, ये देश जो व्यापार करके जाते थे पूर्व के देशों से, तो इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो रास्ते में इनको लूटने का काम करता था। यानी इंग्लैंड के जो वहां के व्यापारी होते थे, समुद्री लुटेरे होते थे, वो इनको लूटने का काम करते थे। अब यहाँ पर जब इंग्लैंड के नाविकों को ये समझ में आ गया कि क्यों ना हम भी व्यापार के लिए पूर्व की तरफ बढ़े, तो उन्होंने भी यहाँ पर आने की सोच ली। 1599 में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो समय महारानी थी इंग्लैंड की, उससे ये कंपनी एक अनुमति पत्र लेती है, एक कह सकते हैं कि एफिडेविट बनवाया जाता है कि हमें पूर्व के देशों की तरफ व्यापार करने जा रहे हैं, तो हमें अनुमति दे। क्योंकि कोई भी देश का नाविक, व्यापारी कोई भी किसी दूसरे देश में जाएगा तो उस देश के जो शासक होगा उससे उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। 20 सालों का अनुमति पत्र था ये कि 20 सालों तक इसको बाद में रिन्यू कराना पड़ेगा, जिससे कि भाई आने वाले समय में दोबारा से इनको परमिशन ना लेनी पड़े। तो 1600 में एक अंग्रेज व्यापारी हमारे देश की तरफ बढ़ता है और हमारे देश में उस समय मुगलों का शासन, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर के शहजादे जहांगीर का शासन यहाँ पर चल रहा था। जो नाविक आया प्यारे बच्चों, उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के समय आया और इसने अनुमति जहांगीर के दरबार में लेने की रिक्वेस्ट की कि भाई हमें अनुमति दी जाए, लेकिन पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के हस्तक्षेप से जहांगीर ने इसको अनुमति देने से मना कर दिया। कम पढ़ा लिखा था हॉकिंस। फिर इसके बाद में एक हेनरी नाविक आता है और वो 3 सालों तक और प्रयास करता है और इसके बाद जो है जहांगीर जो है इसको अनुमति दे देता है। 1608 ईस्वी में बात करें तो 1608 ईस्वी की सूरत के किनारे, सूरत में इनको फैक्ट्री लगाने की, कंपनी लगाने की अनुमति मिल जाती है। सूरत में ध्यान रखना बच्चों, जब आपसे पूछा जाए। अब यहाँ से कंपनी है ये दोस्त, इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड का शासन नहीं है, कंपनी का शासन है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं
मैं उन पर अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। विस्तार से इसकी पार्ट में आप लोग इसको कर पाओगे। ब्रिटिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका धीरे धीरे शासन, यानी कि कंपनी का शासन शुरू होता है। ये कंपनी का शासन ऐसे ही 1608 से लेकर प्यारे बच्चों 1757 तक ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। इनकी नजर, जैसे कि मैंने बताया कि सोने की चिड़िया थी और एक गिद्ध की नजर हमेशा ही अपने शिकार पर होती है। इनकी नजर में यहाँ पर दोस्तों, ये अगर बाहर से कोई भी मसाला या सूती कपड़ा या चाय जो भी खरीदते थे, तो अंग्रेज लोग बदले में हमें सोना या चांदी देते थे। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। ये चांदी भी उनको कहाँ से मिला? ये अमेरिका के दासों को बेचकर, या फिर वहां से समुद्री जो लुटेरे बनकर जो इन्होंने व्यापारियों को लूटा, वहां से इनके पास जो इकट्ठा हुआ उसको बेचकर ये कंपनी जो है हमें चांदी देती थी। 1757 की बात है दोस्तों। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र रहा हमारे देश में जो बड़ा धनी संपन्न क्षेत्र था। इस पर नजर अंग्रेजों की पड़ी बंगाल में, और इन्होंने इस बंगाल पर अपना प्लान बिल्कुल कर लिया कि जैसे तैसे कर इस बंगाल पर कब्जा करना। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स, इन सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे जो ये गवर्नर बनकर आए थे। अब बंगाल पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित करने का प्लान कर लिया कि जैसे तैसे करके बंगाल पर। उस समय बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। उस समय बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। मैंने कहा कि बंगाल एक रिच कंट्री, रिच हमारे यानी कि कह सकते एक रिच एरिया रहा, धनी संपन्न एरिया रहा, जब प्राकृतिक रिसोर्सेज की भरमार थी। इसका एक सेनापति हुआ करता था प्यारे बच्चों मीर जाफर, जो किसका दामाद भी। बंगाल की कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण ऐसे नहीं किया, इस कंपनी अपना क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही थी, दिन प्रतिदिन लोगों को परेशान करती जा रही थी। जब अब नवाब सिराजुद्दौला ने इनके किले जीत लिए, जहां जहां इनके शासन था, इनकी कंपनियों को बंद करना शुरू कर दिया, तो इससे हताश होकर कंपनी ने सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। अब आपको पता है कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज को, डिवाइड्स एंड रूल्स। अब यहाँ पर हुआ क्या, कंपनी ने मीर जाफर को एक ऑफर दिया कि तू कब तक सेनापति रहेगा, तेरे को हम नवाब बनाएंगे और जो तू है हमारा साथ देना, हम तुझे नवाब बनाएंगे। मीर जाफर ने पलासी की लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई 1757, 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई। पलासी नामक जगह पर नवाब सिराजुद्दौला मीर जाफर के धोखे की वजह से, इसकी कायरता की वजह से हार जाता है और बंगाल पर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। इसके बदले में लाखों रुपए और बहुत सारा ऐसा सामान बंगाल से लिया जाता कंपनी द्वारा। इसके बदले में नवाब बनाने के लिए जो मीर जाफर के बीच में संधि थी, संधि को
अब यहाँ से जब इनके पास जगह अपनी हो गई और इनको ये पता चला कि अगर कोई हमारे अधीन है यहाँ पर और उसके बलबूते पर हम इतने अमीर हो रहे हैं। दोस्तों समझने वाली बात है, एक छोटा सा इंग्लैंड जो अपने से 20 गुना देश पर राज कर गया, किसी ने कल्पना भी नहीं की। तो 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, मीर जाफर नवाब बन जाता है। अब नवाब बनने के बाद मीर जाफर के सामने भी वही समस्या उत्पन्न होती है। मीर जाफर नवाब बनता है और इसका एक सेनापति मीर कासिम बनता है। मीर कासिम भी यही नीति अपनाता है जो अंग्रेजों के खिलाफ मीर जाफर ने अपनाई थी। अब कंपनी लालच देती है मीर कासिम को और कहती है कि तू कब तक सेनापति रहेगा? अरे तेरे सेनापति नवाब बनकर बैठा है, अपने राजा को, अपने नवाब को धोखा देकर बैठा है, तो तू भी तो यही करे, तुझे हम नवाब बनाएंगे। और दोस्तों धीरे 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 डिवाइड एंड रूल का रूल जो है अंग्रेजों का सक्सेस होता है यहाँ से, और यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ होता है। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है शाह आलम के द्वारा। शाह आलम बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला जो थे, ये मिलकर अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हैं और ये भी 1764 की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में हार जाते हैं और बक्सर पर भी अंग्रेजों का शासन होता है। आगे बात करें, जो मेन पॉइंट है बच्चों मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये बंगाल हमेशा ही हमारे लिए सुर्खियों में रहा है। अब बात आती है 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल का विभाजन कर दिया और ये कहलाया पूर्वी बंगाल और ये वाला कहलाया पश्चिम बंगाल। और ये विभाजन भी किस आधार पर हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस पूर्वी बंगाल की तरफ मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती थी, मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती थी, यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी। अंग्रेजों की नीति वही डिवाइड एंड रूल्स, अगर इकट्ठे रहे तो इनमें एकता की भावना आ जाएगी और ये कभी भी हमें यहाँ से उठा के फेंक मारेंगे, इसलिए यहाँ पर इनका बंटवारा करना जरूरी हुआ और ये किया हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। अंग्रेजों की नीतियां कुछ ऐसी थी, रही सही कसर। 1909 में मार्ले मिंटो ने की। मार्ले मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति थे, मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति थे। इन्होंने रही सही कसर को जो धर्म के आधार पर था उसको और विस्तार दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी बंगाल आपको आजादी तक और आजादी के बाद में भी जब भारत बांग्लादेश को बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। 16 दिसंबर 1971 को जब बांग्लादेश एक नया देश बनेगा तो वहां पर ये पूर्वी बंगाल को ही तो बांग्लादेश कहा गया, ये पूर्वी बंगाल को ही पूर्वी पाकिस्तान भी कहा गया आजादी के बाद। क्योंकि मैंने बताया है, अब आप लोग मुझसे अगर हिस्ट्री पढ़ोगे और हिस्ट्री को समझोगे तो मैं आपको आगे चलकर बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूँ कि पूर्वी बंगाल और ये पूर्वी पाकिस्तान का क्या कनेक्शन रहा,
और पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस था, यहाँ किसका शासन था, और पश्चिमी पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ जब किसका शासन था। दोस्तों आगे की कहानी बहुत बड़ी है, पार्ट के हिसाब से हम करेंगे। ये हमारी शुरुआत है आज। आपको कैसा लगा कमेंट में आप अपने जवाब अपने राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।